Good afternoon, sir. Good afternoon. सर आज आप बायो पढ़ाओगे? Yes, yes. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. So अभी जो आप लोगों का फर्स्ट हाफ ईयरलीज आने वाले। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। गुड आफ्टरनून। तो उसके लिए हम ये 2 चैप्टर्स कवर करने हैं अभी हमें। एक तो हेरिडिटी करना है और एक हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर। और ठीक है, एटम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो फिजिक्स अभी उसके बाद फिर रेज्यूम करेंगे। ओके ओके सर। ओके, तो चलिए आज हम जो है ये बायोलॉजी का चैप्टर करेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। जब ये खत्म हो जाएगा तो एक केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे। ओके, दैट विल कंप्लीट योर सिलेबस। बाकी जो आपको आपके और टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं कुछ चैप्टर्स, उसके बाद आपका जो एटलीस्ट हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर क्लासेस हमारे पास बचते हैं, क्योंकि अभी डेट्स नहीं मालूम है हाफ ईयरली की, तो वी विल डू सम रिविजन। ठीक है, तो ये जो है देखा जाए ये काफी सिंपल चैप्टर है। हेरिडिटी और एवोल्यूशन का जो चैप्टर है, जो ये दूसरे बायोलॉजी चैप्टर्स जैसा नहीं है जिसमें बहुत कुछ याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा समझने का ज्यादा है, याद रखने के लिए कम ही चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इवोल्यूशन तो हट भी चुका है। क्या चीज? इवोल्यूशन तो न्यू सिलेबस में से रिमूव भी हो चुका है ना सर? हाँ, वो इस बार के सिलेबस में नहीं है। वो मैंने यहाँ पे एज अ टाइटल, हाँ टाइटल रखा हुआ है। एक बेसिक डिस्कशन कर लेंगे जरूरत हुई तो। बेसिक कांसेप्ट हाँ, केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसका कर लेंगे वो, वरना हमारे को मेनली हेरिडिटी ही करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। एक तो ये कि हेरिडिटी क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड द लॉज गवर्निंग इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। ठीक है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, तो वी विल सी व्हेन वी यूज व्हिच वर्ड। लॉज ऑफ दैट गवर्न इनहेरिटेंस, वो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर। Then we will study about the laws governing inheritance based on the knowledge of genetics. ठीक है, वो एक मैंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो 200 साल पुरानी बात हो जाएगी, और एक जो अभी हमारा करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे। दोनों तरह से देखेंगे। कुछ स्पेशल केसेस ऑफ इनहेरिटेंस की कैसे कुछ चीजें हम डिटरमिन करते हैं, वो स्पेशल केसेस देखेंगे जो यूजुअली कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड देन वी विल सी दैट हेरिडिटी प्रिंसिपल्स जो है वो एवोल्यूशन से किस तरीके से रिलेटेड है, और एवोल्यूशनरी एविडेंसेस हम हेरिडिटी के बेसिस पे कैसे समझते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट जो इसका चैप्टर का सार है वो एवोल्यूशन समझने का ना होकर हेरिडिटी समझने का है। ठीक है, लेकिन हेरिडिटी समझ आती है तो एवोल्यूशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक देयर इज अ टाइपो, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये देयर इज नथिंग लाइक दैट। So what is heredity? Okay, heredity is transmission of characters. So ये words use होंगे, character word use हो सकता है, traits
okay, or characteristics, okay. From the parent to their offsprings is called heredity. ठीक है, तो ये सब वर्ड्स का एक मतलब है, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, इन सब का एक मतलब है। तो क्या होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट, क्या चीज है? ये है कुछ ऑब्जर्वेबल पैटर्न, ओके, जो कोई ऑब्जर्वेबल पैटर्न है किसी इंडिविजुअल में, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट कहते हैं। जैसे कि उसकी आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, स्किन केयर, स्किन कलर, द क्वालिटी ऑफ वॉइस, राइट, लॉट ऑफ थिंग, जो उसके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं, ऑब्जर्वेबल उसके कोई भी पैटर्न्स हैं, उसको हम ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और ये जो है, ये इनमें से कुछ जो कि जनरेशन के थ्रू, यानी कि फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिट होते हैं, उस ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। So can all traits be transmitted? That everything that the parent has, can that be passed on to the offspring? No, not all traits. Okay. No, There are only only some, right? few. तो ऐसे ट्रेट्स जो इनहेरिट किए जा सकते हैं। हाँ, तो हमने जैसे मैंने अभी बोला था कि हेरिडिटी और इनहेरिटेड, ये वर्ड दोनों यूज होते रहते हैं चैप्टर में, राइट? तो इनहेरिट जो है वो ऑफस्प्रिंग के पर्सपेक्टिव से जब हम बोलते हैं तो वो इनहेरिटेंस हो गया, राइट? तो द चाइल्ड इनहेरिट्स, द प्रोसेस इज हेरिडिटी एंड द चाइल्ड इनहेरिट्स, राइट? तो केवल उस पर्सपेक्टिव से इसका कि सब्जेक्ट कौन है उस सेंटेंस का, हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं हेरिडिटी, वो केवल अंग्रेजी की बात है। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, विरासत हिंदी में अगर हम उसको बोले कि हमें जो पेरेंट्स से मिलता है, तो सब कुछ नहीं, कुछ ही ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स पास ऑन कर सकते हैं, और इस तरह के ट्रेट्स को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, और ये कौन से ट्रेट्स होते हैं? ये वही ट्रेट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल के डीएनए में जीन्स के रूप में एनकोडेड होते हैं, राइट? तो आप लोग डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, राइट? तो डीएनए इज, यू नो, दे आर चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, deoxyribonucleic acid, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। nucleic acid. तो ये जो होते हैं ना ऐसे हेलिकल शेप, सर कौन सा चैप्टर है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। शुरू ही करवाया है सर अभी? हाँ हाँ, जस्ट शुरू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो है ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनमें पोर्शंस होते हैं जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स एनकोडेड होते हैं, राइट? इनको हम बोलते हैं जीन्स, और ये पूरा जो है डीएनए है। ठीक है, ये हमारे सेल्स में, हर एक सेल में ऑलमोस्ट, आई वुडंट से एवरी सेल बट मोस्ट ऑफ द सेल्स, अगर न्यूक्लियस है सेल में तो ये होंगे। ठीक है, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन होती है। तो जहां पे जो ट्रेट्स इन इंफॉर्मेशन से गवर्न होते हैं, ठीक है, तो वो ही पास ऑन हो सकते हैं। ठीक है, और ये पास ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Most of what we will study in this chapter is about sexual reproduction. What is sexual reproduction versus asexual? पहले asexual बताइए, asexual reproduction क्या होता है? The reproduction in which only one parent is One involved parent and, is needed gametes are also not for involved. the reproduction. Absolutely, absolutely, very good. So asexual वो होता है जिसमें single parent होता है,
Okay, only one parent is needed and gametes are also not needed. Okay, gametes का मतलब है जो sex cells हैं वो भी not needed. Reproductive cells. हाँ, they are also not needed. Okay, so a normal cell reproduces. Okay, तो उसके बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एक एक गैमेट देते हैं और वो gametes are involved. Absolutely, and both the gametes join to form the new cell which is known as the zygote, and this zygote then gives rise to the individual. So ये जो है वो सेक्सुअल है रिप्रोडक्शन, तो दोनों में ही जीन्स के थ्रू ये पास ऑन होते हैं. ठीक है, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीन्स में एनकोडेड नहीं है. ठीक है, और वो जो ट्रेट्स हैं वो दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो जैसे जो भी चीजें, फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज कर्ली हेयर, राइट, नाउ दिस इज अ ट्रेट which is encoded in the genes of the individual, so that can be passed on to the next generation. But this person now goes to a beauty parlor and gets the hair straightened, right? So that now if somebody looks at him, he will say, you know, this person has a straight hair, but that behavior cannot be passed on, that characteristic cannot be passed on. Such a characteristic is called acquired trait. ओके, सो ये टर्म्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए, बस इसमें बहुत ज्यादा कुछ डेप्थ नहीं है. तो व्हाट आर वेरिएशंस एंड सिमिलैरिटीज, राइट? सो जब अगर पेरेंट्स अपने ट्रेट्स इन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं, तो क्या जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है क्या वो आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स के, राइट? तो द ट्रूथ इज कि नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी ऑलरेडी नो कि सेक्सुअल में तो होती ही नहीं है, लेकिन एसेक्सुअल में भी वो आइडेंटिकल नहीं होती है. ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं. ठीक है, अगर हम पेरेंट और चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो वेरिएशन इज द वेज इन विच द चाइल्ड डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट. अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वेरिएशन इज हाउ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन डिफर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो कुछ स्पीशीज होते हैं जिनमें वेरिएशंस कम होते हैं, कुछ स्पीशीज होते हैं जिनमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, राइट, ह्यूमंस में एक सर्टेन लेवल ऑफ वेरिएशंस होते हैं, बट लुक एट सम अदर स्पीशीज, फॉर एग्जांपल डॉग्स, राइट? डॉग्स में वेरिएशंस ह्यूमंस के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा हो सकते हैं, राइट? We can have dogs in the same species which are just a few inches big, and then we can have really 2, 3, 4 feet tall dogs, right? Huge differences. Humans में variations relatively कम है, तो ये हो गए variations. Similarly, there are similarities, right, because of passing of the genes. So why are similarities present? Right, the similarities are present because the genes are passed on, right? The idea is to pass on the genes as it is, especially in asexual reproduction. So that causes similarity, right? Now from a perspective of why similarities are good, right? Yes, they are passed on by the genes, but ऐसा सिस्टम क्यों है कि वो पास ऑन कर रहे हैं, हम सिमिलैरिटीज पास ऑन कर रहे हैं? What is the benefit of the offspring being similar to the parent? Can somebody try answering that? What is the benefit of the offspring being similar to the parent? Somebody? सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही. अच्छा, ओके, आप ये बताइए मुझे कि एक
इंडिविजुअल को अपने पेरेंट्स के जैसा बन जाता है, वो काफी करीब होता है उसके, राइट, उसके जैसा होता है लगभग, तो क्यों, उसका क्या फायदा है? कि पेरेंट और चाइल्ड सिमिलर हो, इस बात का क्या फायदा है? नेचर को क्या फायदा मिल रहा है इस बात से? सर अगर पेरेंट्स में कोई क्वालिटी है, कोई टैलेंट है, तो फिर उसके ऑफस्प्रिंग में भी टैलेंट आएगा। यस, सो देखिए, ये जो पेरेंट है, लेट्स से द पेरेंट इज अ बैक्टीरिया, राइट, तो अब ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सरवाइव किया इसीलिए तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट, वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है इसीलिए रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब वो जो है वो एक वर्किंग फॉर्मूला है, राइट, तो जो चीज चलती हुई है, जो वर्किंग है, उसको आगे बढ़ाने में अच्छा है, राइट। अगर कोई एक कंपनी एक कार बनाती है और वो अच्छे से बिकती है तो वो दोबारा वैसी ही कारें बनाएगी कुछ समय तक, राइट, क्योंकि एक वर्किंग मॉडल को रिपीट करना इज अ गुड आइडिया, इसलिए सिमिलैरिटीज पास ऑन करते हैं इंडिविजुअल्स, राइट। लेकिन हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सिमिलैरिटीज की हम अभी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, वो केवल और केवल हम जेनेटिक सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं कि जो इनहेरिटेड है थ्रू जीन्स। अगर हम ट्रेनिंग करके दे रहे हैं वो सिमिलैरिटी, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पेरेंट इज अ कारपेंटर एंड ही मेक्स ब्यूटीफुल वुड वर्क, and then when the child is born he teaches her also this craft, तो वो बट ऐसे टैलेंट थोड़ी ना होते हैं, हाँ, वो एक्वायर्ड ट्रेट्स है, वो तो ऑफस्प्रिंग की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं ना। एब्सोल्युटली, वो एक्वायर्ड ट्रेट्स में आ गए, राइट। यस वो जेनेटिक ट्रेट्स नहीं है, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है, हम उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम केवल जेनेटिक ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सिमिलैरिटीज हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। अब दूसरा कि व्हाट आर सर द, ये समझ नहीं आया कि एडवांटेज होता क्या है पेरेंट्स की, अच्छा, जो क्वालिटीज होती अब वो देखिए, ऑफस्प्रिंग में। हाँ, तो अब एक पेरेंट है, वो रिप्रोड्यूस करने की स्टेज तक आ गया है, राइट। एक बैक्टीरिया था, वो एक पानी में रह रहा है, एक नदी के पानी में, राइट। अब वो रिप्रोडक्शन की स्टेज तक आ गया है, क्यों आया? क्योंकि वो सरवाइव किया वहां तक, राइट। अगर वो सरवाइव किया, अगर वो अब तक जिंदा रहा रिप्रोडक्शन की स्टेज तक, इसका मतलब उस तरह का जीव जिंदा रह सकता है, तभी तो जिंदा रहा है वो, ओके सर, तो ठीक सर है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यही केस होता है? हाँ, उसमें भी होता है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वहां कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन एसेक्सुअल में तो ये सिंपल है कि उसी की कॉपी बना दो, जब काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है, व्हाई वरी अबाउट इट, राइट, जस्ट मेक अनदर कॉपी ऑफ द सेम इंडिविजुअल। ओके सर। लेकिन अब आप वो कॉपी बना रहे हो तो वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएशंस दो तरीके से आते हैं, ठीक है। तो पहला अटेम्प्ट क्या है? पहला अटेम्प्ट ये है कि सिमिलैरिटी क्रिएट की जाए, क्योंकि जो वर्किंग फॉर्मूला है उसी को कॉपी कर लो। लेकिन दूसरा क्या है कि जब हम ये करते हैं तो वेरिएशंस आते हैं। इसमें दो तरह के वेरिएशंस होते हैं, एक तो एरर्स की वजह से आते हैं वेरिएशन, ठीक है, ये अनइंटेंडेड है, और एक है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, ये इंटेंडेड है, ये हम चाहते हैं आए, और ये अनइंटेंडेड है। ऐसा सोचा नहीं होता कि कॉपी करने में एरर आएंगे, लेकिन आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डीएनए जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये नया डीएनए में कॉपी होता है यहां से यहां तक, ठीक है, तो अब कोई फोटोकॉपिंग मशीन तो वहां है नहीं, राइट, तो ये रीबिल्ड करता है ऑर्गेनिज्म उसके न्यूक्लियस के अंदर, राइट। जब वो उसको रीबिल्ड कर रहा होता है तो क्या होता है कि
छोटे मोटे एरर्स हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक बुक दूं और कहूं कि उसका एक पेज कॉपी करिए, तो आप कॉपी करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चेंजेस आ जाते हैं, राइट। तो वो जो ये प्रोसेस है, इसमें डीएनए कॉपिंग एरर की वजह से भी चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। और एक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, जिसका इंटेंशन ही केवल ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में है, उसका केवल एक ही रीजन है, उसका रीजन ये है टू क्रिएट वेरिएशंस, ओके। बट these variations are created in a systematic manner. Okay, and since they are created through a systematic manner, they are likely to be very successful. Okay, so sexual reproduction results in successful variations. समझे आप? वेरिएशन दो तरीके से आ रहे हैं, डीएनए कॉपिंग एरर से भी आ रहे हैं, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके प्रोसेस की वजह से भी आ रहे हैं। ये आउट ऑफ कंट्रोल एरर्स हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिस्टमैटिक तरीके से वेरिएशन जनरेट किए जाते हैं, और ये जो वेरिएशन है क्योंकि सिस्टमैटिकली जनरेटेड है, सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए ये एक सक्सेसफुल वेरिएशन जनरेट करने का तरीका है। ओके, ये समझ आया आपको कि वेरिएशंस किस किस तरह से होते हैं और कौन से ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं? यस सर। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दोनों में ही होते हैं वेरिएशंस, लेकिन सेक्सुअल में सिस्टमैटिकली सक्सेसफुल वेरिएशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन जो कॉपिंग एरर्स की वजह से होता है, ठीक है, इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, राइट। इसके आउटकम ये हो सकते हैं कि एक बैक्टीरिया था, मान लीजिए एक बैक्टीरिया था, राइट, ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया ने जब अपना रिप्रोडक्शन किया तो एक नया डीएनए था इसका, ये इसका डीएनए था जो यहाँ पे इसके न्यूक्लियोइड में है। तो ये जब कॉपी करेगा अपने, राइट, तो कुछ मिस्टेक हो गई। अब ये इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई उसकी कॉपी में कि ये जो नया डीएनए बना ये फेल ही हो गया रिप्रोडक्शन में, ये आगे एक नया बैक्टीरिया बन ही नहीं पाया। तो ये हो गया फेल्ड अटेम्प्ट, राइट, ये वेरिएशन किसी काम का नहीं। कई बार हो सकता है कि ये जो कॉपिंग एरर था ये बहुत छोटा था, ये सिग्निफिकेंट था ही नहीं, राइट। तो अब इसने लगभग सिमिलर एक बैक्टीरिया बना दिया, और ये बैक्टीरिया जो है जो लगभग सिमिलर है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया है ये जो है 35 डिग्रीज टू 37 डिग्री सेल्सियस में ही सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अब इसके डीएनए कॉपिंग में एक ऐसा एरर हो गया जिसकी वजह से ये वाला बैक्टीरिया केवल कितने डिग्रीज पे सरवाइव कर सकता है? मान लीजिए 42 टू 45 डिग्रीज पे सरवाइव ही कर पाएगा आफ्टर दिस एरर। नाउ ऑब्वियसली वेयर इज दिस बैक्टीरिया लिविंग? किस टेम्परेचर में रह रहा होगा जब उसने रिप्रोड्यूस किया? बताइए किस टेम्परेचर में रह रहा होगा अगर इसने सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की है तो?
Somebody can answer. Sir, can you repeat the question? अगर ये बैक्टीरिया 35 डिग्रीज टू 37 डिग्रीज में ही सरवाइव करता है, ठीक है, और इसने डीएनए अपना जब कॉपी किया जिसमें एरर हो गया, जिससे नया बैक्टीरिया जो बनेगा वो 42 डिग्रीज से 45 डिग्रीज में ही सरवाइव कर सकता है केवल। तो अब ये बताइए, जब ये रिप्रोडक्शन हुआ उस समय क्या टेम्परेचर रहा होगा? 35 टू 37 डिग्री रहा होगा, राइट? Yes, sir. तभी तो यस सर। अगर ये सर मर जब ही भी वो जाए, रिप्रोड्यूस कर पाया। हाँ, क्योंकि अगर टेम्परेचर 42 टू 45 होता है तो ये पहले ही मर जाता, राइट? अगर इसने रिप्रोड्यूस जिस समय कर रहा है उस समय टेम्परेचर डेफिनेटली 35 टू 37 है, लेकिन ये जो कॉपीड डीएनए का एरर था उसको चाहिए 42 टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये जो ऑफस्प्रिंग है सरवाइव कर पाएगा? ये सरवाइव नहीं करेगा सर, क्योंकि वो जहां पैदा होगा वहां पे वो टेम्परेचर, वहाँ तो टेम्परेचर 35 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस हाँ, होगा और वो उसके लिए एंड इससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। हाँ, तो वो ये क्या हो जाएगा, एक फेल्ड रिप्रोडक्शन हो जाएगा इस केस में, राइट? क्योंकि जो कॉपिंग एरर था वो ज्यादा ही बड़ा हो गया, राइट? लेकिन अब मान के चलिए कि इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसने एक बार फिर से रिप्रोडक्शन की कोशिश की, राइट? दिस टाइम ऑल्सो दिस बैक्टीरिया इज नॉट अ वेरी स्मार्ट बैक्टीरिया, राइट? तो इसने फिर से एरर कर दिया। जब ये कॉपी कर रहा है इसका न्यूक्लियस, तो इस बार जो इसने डीएनए बनाया उसका जो सर्वाइवल टेम्परेचर है वो 36 डिग्री से 39 डिग्रीज है। तो क्या चांसेस है कि ऑफस्प्रिंग सरवाइव कर सके? यस सर। अगर ये रिप्रोडक्शन जिस समय हो रहा है उस समय टेम्परेचर 36 या 36.5 है, तो ये ऑफस्प्रिंग जो बना ये सरवाइव कर जाएगा, राइट? अब इस पॉपुलेशन में ये भी है और ये भी है। ये जो है ये 35 टू 37 डिग्रीज में जी सकता है, और एक दूसरा बैक्टीरिया है जो 36 से 39 डिग्रीज पे जी सकता है, राइट? तो अब दो तरह के बैक्टीरिया हो गए वहां, और इसका बेनिफिट जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मगर अब आपको उसका बेनिफिट साफ समझ आ रहा है, राइट? कि अगर मान लीजिए अचानक से यहां टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ के हो गया 38 डिग्रीज, तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा जो अभी तक था, लेकिन उसका ऑफस्प्रिंग अभी भी जिंदा रहेगा, ठीक है ना? तो सर अगर 38 डिग्री सेल्सियस होगा तो फिर वो रिप्रोड्यूस ही कैसे कर पाएगा? नहीं, उस समय जिस समय रिप्रोड्यूस कर रहा है उस समय वो 36.5 डिग्रीज पे करा, मान लीजिए, ठीक है? अब 1 घंटे बाद टेम्परेचर बढ़ के 38 डिग्री हो गया। ओके सर। तो ये तो मर जाएगा उस समय, लेकिन जो उसका चाइल्ड था वो सरवाइव करता रहेगा, ठीक है? अब इसी चीज को हमने तो केवल 2 बैक्टीरिया को देख रहे हैं। अब बैक्टीरिया कभी भी 1-2 तो होते नहीं है, वो तो मिलियंस होते हैं, बिलियंस होते हैं एक जगह पे, राइट? तो एक बैक्टीरिया मान लीजिए केवल 2 डिग्री का ही सहन कर सकता है चेंज। तो इसका मतलब ये है कि वो पानी केवल 2 डिग्री चेंज होगा, मान लीजिए सुबह से दोपहर तक ही हो जाएगा उतना चेंज, तो वो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी, राइट? लेकिन अब क्या होगा कि वो जब इस तरह की चेन बनेगी, कोई आधा डिग्री ज्यादा सरवाइव कर सकता है, कोई उसमें से भी आधा डिग्री ज्यादा सरवाइव कर सकता है, कोई कम कर सकता है, तो एक रेंज बड़ी हो जाएगी। 2 डिग्री से वो रेंज बढ़ के हो सकती है 4 डिग्री हो जाए, 5 डिग्री हो जाए। तो कुछ मरेंगे लेकिन कुछ सरवाइव करेंगे, इस तरह उनकी पॉपुलेशन जिंदा रहेगी, ठीक है? तो ये उसका बेनिफिट है, वेरिएशन से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक इंडिविजुअल के चांस नहीं बढ़ेंगे, वो इंडिविजुअल तो जब उसके लिए
खराब कंडीशंस आएंगी वो मर ही जाएगा, लेकिन पूरी पॉपुलेशन एक साथ नहीं मरेगी, राइट। अब देखिए ये क्या स्थिति है, आज हम एक पैंडेमिक में जी रहे हैं, राइट। Can somebody tell me what is the pandemic that we are surviving in and we are doing classes over technology, स्कूल जाने की बजाय? COVID-19. COVID-19 is the pandemic which is caused by a virus called coronavirus. ठीक है, तो अब ये कोरोना वायरस इतने सारे लोगों को अफेक्ट करता है, राइट, लेकिन सब पे एक जैसा असर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम सब एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हैं, वेरिएशंस। अगर हम सब एक जैसे होते, हम सब एक जैसे होते और बाय चांस ये वायरस ऐसा होता कि हम में से एक को भी मार सकता होता तो सभी को मार देता। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हैं, ये कुछ ही पे अपना पूरा असर दिखा पाता है, बाकी इसके प्रभाव से बच जाते हैं, राइट। ये फायदा होता है वेरिएशंस का। समझ आई आपको ये बात? यस सर। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट इज ऑलमोस्ट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन स्पीशी, ऑफ अ स्पीशी। एक स्पीशी को जिंदा रहने के लिए सालों दर साल, सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर एक स्पीशी जिंदा रहती है, वो तभी रह पाएगी अगर उसमें वेरिएशंस हैं। जबकि एक इंडिविजुअल को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, उसके लिए तो जो होना है होना ही है, लेकिन स्पीशीज के लिए वेरिएशंस बहुत जरूरी है। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते। लेकिन ये कॉपिंग एरर्स की बात थी, इसमें सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दोनों तरह के एरर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया है, बहुत ही हाई लेवल पे देखेंगे, ठीक है, तो बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे कि इसमें क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, वो दोनों पेरेंट्स से आते हैं। तो एक पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है, ओके। तो यूजुअली वी वुड कॉल वन एज फादर एंड वन एज मदर, राइट, बट लेट्स फॉर नाउ we'll just call it parent 1 and parent 2, ओके। तो इसके अंदर भी डीएनए है, इसके अंदर भी डीएनए है, राइट। तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो डीएनए यहां से भी लेगा और यहां से भी लेगा, यानी कि उसमें जो एम्बेडेड जीन्स हैं वो यहां से भी लेगा और यहां से भी लेगा, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि एक जीन है जो ये बताती है कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ आईज। एक जीन्स है हमारे बॉडी में जो ये बताती है कलर ऑफ आई क्या है। अब ये पेरेंट ने दिया मान लीजिए ब्लू और इस पेरेंट ने दिया ब्राउन, तो क्या होता है कि दोनों ही आ जाते हैं इंडिविजुअल के पास, लेकिन उनमें से केवल एक ही दिखता है, एक जो है वो छुपा रहता है, और इसके बारे में हम और डिटेल समझेंगे। लेकिन दोनों का आता है और एक ही दिखता है, तो कंट्रीब्यूशन दोनों पेरेंट्स का होता है टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन किसी पेरेंट की कोई चीज दिखाई देती है और किसी पेरेंट की कोई और चीज दिखाई देती है। इसीलिए अगर हम ह्यूमंस में भी देखते हैं तो जो बच्चे होते हैं हम कहते हैं कि भाई इसकी जो नाक है ये तो इसकी मदर जैसी लग रही है, लेकिन इसकी आंखें इसके फादर जैसी, राइट। तो हमारे अक्सर हम ये इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो इसीलिए है कि उसको ट्रेट्स दोनों से मिले, ठीक है। अब क्या होता है कि हम there are millions of genes, right, and उनका ये मिक्स एंड मैच होकर एक इंडिविजुअल बनता है, राइट। एक जीन है मान लीजिए जो कलर ऑफ आई बता रही है,
ठीक है, एक जीन है जो मान के चलती है कलर ऑफ हेयर बता रही है, एक है जो कलर ऑफ स्किन बता रही है। अभी हम केवल इस कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इतनी सारी जीन्स हैं, और कोई फादर से आ रही है, कोई मदर से, कोई फादर से, कोई आ तो दोनों से रही है, मगर दिख किसी में फादर की रही है, किसी में मदर की दिख रही है। उसी तरह से फादर में भी उसके पेरेंट्स की आई है। तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट प्रैक्टिकली नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विंस जो जेनेटिकली काफी हद तक अलाइक होते हैं फ्रॉम अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, राइट, यू नो, दो तरह के ट्विंस होते हैं। डज एवरीबडी नो कि दो तरह के ट्विंस होते हैं ह्यूमंस में? राइट, दो तरह के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, राइट। तो जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखते हैं, और ना ही वो दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लाइक नॉर्मल सिबलिंग्स। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका एक्चुअली टेक्निकली सेम कलेक्शन आता है दोनों साइड से, लेकिन उसके बावजूद भी कॉपिंग एरर्स होते हैं, इसलिए वो भी एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, ठीक है। चलिए, ये वाला पार्ट मैं बता चुका हूं आपको, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। We have done this also. So okay, we have also done this, that variations increase the chances of survival of an individual, or species. What is the correct answer? Variation increase the chances of survival of an individual or of an species. What is the correct answer? बढ़ें तो प्रोटेक्शन भी बढ़ानी जरूरी है, हम भी नहीं कर रहे हैं, बना रहे हैं आपके ट्रस्टेड। What is the answer? Jagriti, I couldn't hear you. जाएगा Species, right? So Yes. we can say कि don't keep all your eggs in one basket, right? ये हम एक कहावत बोलते हैं ना कि don't keep all your eggs in one basket. So ये वही बात है कि nature says कि मेरे को सब एक जैसे नहीं चाहिए, क्योंकि if there is a change, at least some should survive. Okay. अब हाउ डज द इनहेरिटेंस वर्क, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मॉडलिंग क्या है, ये हम समझेंगे बेस्ड ऑन ग्रेगर मेंडल। मेंडल जो है एक साइंटिस्ट था, एसेंशियली ही वाज अ मंक, ठीक है। वो एक मोनेस्ट्री में, यानी जहाँ पे मंक्स रहते हैं, प्रीस्ट्स रहते हैं, ऐसी जगह पे रहता था। He was rejected from the college, but he continued to do his own study, and he was able to find these laws जेनेटिक्स के बारे में पता चलने के कई साल पहले, ठीक है। तो ये एक ब्रिलियंट वर्क था, जिसके लिए हम उसको आज फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि उसने केवल और केवल ऑब्जर्वेशंस करके, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कर कर, ठीक है, बहुत ही सटीक थियरी ढूंढ निकाली। इतनी अच्छी थियरी केवल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस इज नॉट अ इजी थिंग टू डू, ओके। इसीलिए मेंडल इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स टुडे, ठीक है। तो हम उसके एक्सपेरिमेंट्स को समझने से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ओके। Okay, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय।